सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली नहीं, लाइट सही है। यानी खैर है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली VS कोड को इंस्टॉल करना सीखा था। हमने देखा था कि VS कोड कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसमें हम क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, और हमने HTML की शुरुआत की थी। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो लास्ट वीक नहीं आया हो? आप हैं? कोई ऐसा है? आप नहीं थे लास्ट वीक? तो कोई ऐसा तो नहीं जो लास्ट वीक ना आया हो? नहीं है। तो जो बच्चे, हम थोड़ा लास्ट वीक का थोड़ा रिमाइंड करा लेते हैं ताकि आपकी मेमोरी फ्रेश हो जाए। तो हमने सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, उसको डाउनलोड किया। उसके बाद हम लोगों ने ये सुना कि भाई फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, हम वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने शुरुआत की थी HTML से। HTML में हम लोगों ने सुना था कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, टैग। इसको हम HTML टैग कहते हैं। और HTML टैग में सबसे पहला टैग कौन सा होता है? HTML खुद। और इसको लिखने का एक मखसूस तरीका है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। एक जगह पे वो ओपन होगा और एक जगह पे वो क्लोज होगा। इसके अलावा हमने दो और टैग्स पढ़े जो कहाँ आने थे, HTML के अंदर। वो कौन से दो टैग्स थे? एक हेड और एक बॉडी। हमने देखा कि हेड जो है उसमें हम कुछ भी लिखेंगे तो ये आपका वेब ब्राउजर है। आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं यहीं पे खोलते हैं, तो जो हेड के अंदर चीज आप लिखेंगे वो कहाँ दिखेगी? बिल्कुल टॉप पे। यानी कि जो आपका टैब का नेम है वो किसके थ्रू लिखा जा सकता है? हेड के थ्रू। ये वाली जो जगह है पूरी बीच वाली जगह, ये कैसे इस पे हम कोई चीज लिख सकते हैं? बॉडी के अंदर कोई भी टैग लिख सकते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। और हमने इसके अलावा हमने एक नया टैग शुरू किया था। उस टैग का नाम क्या था? हेडिंग। क्योंकि हमने सुना था कि भाई अगर आप कोई भी चीज लिखना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसकी क्या डालते हैं? हेडिंग। अब देखें, ये पढ़ने का एक तरीका है। आप वेबसाइट डेवलपमेंट में या किसी भी जगह पे अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट की कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि लिखना कैसे है। लिखने का मतलब है टेक्स्ट, लिखाई। तो लिखने के कौन कौन से तरीके कार है? तो हमने सबसे पहले लिखने के तरीकों में कौन सी चीज पढ़ी? H1 यानी कि आपकी हेडिंग। इसके बाद हम अगेन जो टैग पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड होगा? लिखने से ही, क्योंकि टेक्स्ट। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरी चीजों की तरफ, जैसे कि आपकी इमेज हो गई। हम ये देखेंगे कि इमेज कैसे लगाई जा सकती है। फिर हम देखेंगे कि एक लिस्ट कैसे बनाई जा सकती है, एक टेबल कैसे बनाया जा सकता है। फिर अलग अलग चीजें हम लिखते चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले लिखना क्या जरूरी है कि लिखें कैसे। समझ रहे हैं? तो एक चीज दूसरी जगह इस्तेमाल होगी। क्या मतलब है कि आप H1 कहीं और भी इस्तेमाल करेंगे, आप हेडिंग कहीं और इस्तेमाल करेंगे। तो हेडिंग का समझना, उसके बाद और लिखने के तरीके का समझना पहले जरूरी है। तो हमने हेडिंग पढ़ ली, इसको हम एक नाम दे देते हैं हेडिंग। हमने ये भी लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम एक नई HTML की फाइल कैसे बना सकते हैं। आप में से कितने बच्चों ने घर जाके VS कोड इंस्टॉल की या यहाँ पे VS कोड इस्तेमाल करने की कोशिश की?
कोई ऐसा है जिसने VS कोड चलाया ही नहीं है, जिंदगी में पहले भी कभी नहीं चलाया? तो आप लास्ट क्लास में आए थे आप, तो आपने ट्राई क्यों नहीं किया? लैपटॉप नहीं है तो मैंने कहा था कि संडे वाले दिन आके आप यहाँ पे करें, लेकिन आप पीछे रह जाएंगे। अभी भी आपके पास टाइम है। ये 1 महीने तक, मैं आपको फिर भी एक बात बता रहा हूँ कि 1 महीने तक अगर आप थोड़ा धीमे चलते हैं तो 1 महीने तक आप पीछे जाके दोबारा से जल्दी पकड़ के आप काम सीख पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन ब दिन गुजरता जाएगा आपका लोड उतना बढ़ता चला जाएगा। सही है? आपको फिर अगर ये बात आप खुद समझ लें कि अगर आपको पहले पन्ने समझ में नहीं आए और मैंने 100 पन्ने करा दिए, तो आप पहले जब आपको समझ नहीं आए तो आगे 100 आपको कैसे आएंगे? एक तो चलो बंदा होता है, कोई चीता लड़का होता है, वो कहता है भाई मैं कर लूंगा, ठीक है, और वाकई उसका दिमाग अल्लाह ने उसको ऐसा दिया हुआ होता है कि वो वाकई 100 पेजेस एक साथ यूं कर लेता है, मुझे उससे मसला नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये खुद पता है, ये कोई बुरी बात नहीं है। हर कोई, मैंने कहा कि हर किसी की अपनी एक मेंटेलिटी होती है, हर किसी की एक अपनी मेंटल अप्रोच होती है। कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में अच्छा होता है, सही है। मैथ्स वाला ड्राइंग नहीं कर पाता, ड्राइंग वाला मैथ्स नहीं कर पाता, ये मतलब नहीं है कि मैथ्स वाला बुरा है या ड्राइंग वाला बुरा है। हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है। कोई टेक्नीशियन अच्छा होता है, कोई इंजीनियर अच्छा होता है, कोई डिजाइन करना जानता है, कोई उसको एग्जीक्यूट करना जानता है। तो हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है। अगर आपको पता है कि आप आगे की चीज, इस चीज को जल्दी से पिकअप नहीं कर पाएंगे, तो आप स्लो स्लो लेके चले, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे कितना स्लो जा रहा है। ये शुरुआत के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपके लिए ये चीज नहीं है। कि जब मुझे जैसे ही महसूस होने लगेगा कि 80% क्लास जो है अब उसने पेस पकड़ लिया है, तो मैं भी स्पीड पकड़ लूंगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोर्स बहुत बड़ा है, हमें HTML पढ़ना है, CSS पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट पढ़नी है। इसमें HTML आपने कभी नहीं पढ़ी, बहुत सारे आप में से बच्चों ने, CSS आपने कभी नहीं पढ़ी, जावास्क्रिप्ट आपने कभी नहीं पढ़ी, तो आपको मुकम्मल नई टेक्नोलॉजीज पढ़ानी है। तो ये ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। जिस बच्चे ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी भी होगी, उसके लिए ये 1 दिन का काम है, क्योंकि उसका वो माइंड बना हुआ है कि ये चीज कैसे काम करती है। आपको ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, सही है। तो जो चीज यहाँ पे करवाई जा रही है उसको घर पे जाके जरूर प्रैक्टिस करें। अब न्यू फाइल बनाने के लिए आपको पता है, यहाँ इस प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूं पैराग्राफ .html लिखना लाजमी है, सबको याद है। और यहाँ पे ये वाला साइन आपको क्या बताता है कि ये HTML है। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ब्राउजर में टैब्स होती हैं, इसी तरीके से VS कोड में भी टैब्स हैं। आप पुराने कोड पे वापस आ सकते हैं और नए वाले कोड पे भी जा सकते हैं। अभी यहाँ पे हम वही वाला काम जो पिछली बार किया था वो हम दोबारा करेंगे, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। आप VS कोड में लिखें HTML, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने देखा क्या हुआ, मैंने एक लफ्ज लिखा और इसमें पूरा जो आपका बेसिक कोड था वो लिख दिया। वो लफ्ज बेसिकली आपको क्या लिखना है, आपने लिखना है HTML, आपने कॉलन बनाना है, ये कॉलन है, और आपने लिखना है 5, क्योंकि आप कौन सी पढ़ रहे हैं बेसिकली HTML 5। जब आप इसको एंटर कराएंगे तो हेड, बॉडी, ये सब ये खुद लिख देगा, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, इसमें कुछ इजाफी चीजें भी हैं जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी, सही है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक चीजें हैं जो कि बेसिकली आपको लिखनी चाहिए, लेकिन अगर आप ना लिखें तो कोड फिर भी इस्तेमाल हो सकता है, वो चलेगा। जैसे कि आपने डॉक टाइप नहीं पढ़ा, सही है, लास्ट टाइम आपने कहाँ से शुरू किया था, HTML से, और आपने ये भी चीज नहीं लिखी थी। लेकिन इसको जरा समझते हैं क्या चीज है डॉक टाइप। डॉक टाइप बेसिकली वो बता रहा है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप है। ये कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप है, HTML। बहुत सिंपल, आप उसको लिखें ना लिखें उसको पता है। ब्राउजर इतना इंटेलिजेंट है, वो समझ जाता है कि ये HTML फाइल।
ठीक है। और यहाँ पर आप बेसिकली उसको बता रहे हैं कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश। EN का मतलब है इंग्लिश। अब ये वाले जो टैग है, ये 3 टैग, ये टैग्स कहला रहे हैं मेटा। इन टैग्स का नाम क्या है, मेटा। अगर पहले से किसी ने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ी हो या इंग्लिश का थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो, तो मेटा हर उस चीज़ को कहते हैं जो कि एक साथ में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो। सही है। एक इमेज का मेटा डेटा होता है, यानी कि इमेज का मेटा, एक वीडियो का मेटा होता है, हर फाइल का एक मेटा हो सकता है। इवन आपकी ज़िंदगी में भी आपका मेटा हो सकता है कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मतलब आपके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक तो बंदा आपको देखेगा तो आपको पहचान देगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ आपको पता है, जब तक आप उसको बताते नहीं उसको नहीं पता लगेगी, तो वो क्या हो जाती है, मेटा। तो अभी आपको मेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये 3 लाइनें डिलीट कर सकते हैं। तो अब आपको कोड बिल्कुल वैसा दिखने लगेगा जैसा आपने पहली क्लास में सीखा था। सही है। लेकिन शुरू में आप कोशिश करें कि ये कोड आप खुद से लिखें ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस बन जाए। उसके बाद आप जब आप इंशाल्लाह कोई फ्रीलांसिंग का काम करने जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, इस तरह की टेक्निक फिर इस्तेमाल करना, ना इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि अब आपको टाइम मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको टाइम कम से कम लगाना है। तो इस तरह की टेक्निक्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखनी चाहिए। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस हो, हम ये काम थोड़ा मैन्युअल करते हैं कि हम पहले क्या बनाते हैं, HTML। HTML के अंदर हमें पहले क्या चाहिए, हेड चाहिए, और हेड के बाद हमें क्या चाहिए, बॉडी। ठीक है। और हेड के अंदर कौन सा टैग आता है, टाइटल में मैं लिख लेता हूँ माय वेबसाइट। अब बॉडी, आज हम एक नया टैग पढ़ेंगे जो बेसिकली आपको क्या लिखने में आपकी मदद करता है, पैराग्राफ। क्यों, क्योंकि आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, हेडिंग, उसके बाद अब आप क्या पढ़ेंगे, पैराग्राफ। आपने ब्लॉग वेबसाइट देखी है, medium.com, कोरा, सही है, पॉक्सी का नाम सुना है, analyticsvidya.com, blogspot.com, कभी नाम सुना है। अभी आप प्रोग्रामिंग पढ़े हैं तो इन वेबसाइट का आपसे डायरेक्ट ताल्लुक होगा। सही है। ये वो वेबसाइट्स हैं जिससे सबसे ज़्यादा हम कोड छापते हैं। सही है। अभी एक भूल गए, लेकिन वो टिपिकली वो ब्लॉग वेबसाइट नहीं है, इस वजह से मैंने उसका नाम नहीं लिया, वरना वो छापने में सबसे ऊपर है। उसको हम लोग स्टेक ओवरफ्लो कहते हैं। शायद आपने फेसबुक पे मजाक में किसी प्रोग्रामिंग के पेज में पढ़ लिया हो। स्टेक ओवरफ्लो बेसिकली सवाल जवाब की वेबसाइट है। तो उसमें आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ लोग आपको जवाब देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का जवाब सेव हुआ होता है। तो लाजमी सी बात है, एक जो बंदा सीख रहा है तो उसको मसला हुआ है, अब जो दूसरा बंदा है वही चीज सीख रहा है, उसको भी वही मसला होगा। ये नेचुरल है, ज्यादातर वो मसला होता है। तो आप बेसिकली क्या लेकर देखते हैं कि भाई मुझे प्रिंट करना नहीं आ रहा, तो वो आपको किसी ने वो सवाल लिखा हुआ होगा, भाई मुझे प्रिंट करना नहीं आ रहा। पीछे से कोई अल्लाह का बंदा होगा, उसने लिखा हुआ होगा भाई प्रिंट करने के लिए ऐसे लिख दो। आप वो ठीक चीज कॉपी करते हैं, अपने कोड में डालते हैं, पेस्ट करते हैं, आपका काम है। ठीक है। ये आपको मैं बात बता रहा हूँ, जो प्रोग्रामिंग है आपको सिर्फ इस्तेमाल करना आना चाहिए कोड को, आपका 80% काम कॉपी पेस्ट से हो जाता है। आप ज़्यादातर हमारी आदत ही इससे ख़राब हुई है कि मैं भी बहुत सारे टैग, बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं खुद लिखता ही नहीं हूँ। मेरे पास कोड्स अपने भी पुराने लिखे हुए हैं। अब जैसे मुझे एक वेबसाइट बनानी है तो मेरी पूरा एक कोड लिखा हुआ है, मैं उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और उसके अंदर चीज़ें इंसर्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो मतलब मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें मैं इंसर्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो ये शुरू की चीज़ें तो मुझे याद भी नहीं होती, ये करनी कैसे। ठीक है। क्योंकि एक ही चीज़ में अगर आप ज़्यादा टाइम देते हैं तो आपको एक टाइम पे आके वो थोड़ा बहुत फेड होना शुरू हो जाता है। तो और दूसरी चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। आप जितनी ज़्यादा लैंग्वेज सीखेंगे उतना आप ज़्यादा कमाएंगे। सिंपल है। अब आप किसी को कहें कि मैं आपको पाइथन में बैकएंड में बना के दूंगा, फ्रंट एंड में आपको रिएक्ट में बना के दूंगा, HTML CSS बूटस्ट्रैप और रिएक्ट। अब आपको पाइथन भी आती है, आपको जावास्क्रिप्ट भी आती है, आपको बूटस्ट्रैप भी आती है, आपको रिएक्ट भी आती है, आपको HTML CSS भी आती है। अगर आप मुझे आके कहेंगे कि मैं इन सब चीज़ों का एक्सपर्ट हूँ, मैं बोलूँगा आप झूठ बोल रहे हो।
क्योंकि कोई भी बंदा इतनी सारी चीजें जब जानता हो तो वो किसी एक चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और मेरी नजर में जरूरत भी नहीं। आपका काम हो जाता है, हाँ आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें काम होता कैसे, और आपको वो काम करना आना चाहिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। इस फील्ड में यही है। उसकी वजह यह है कि आज रिएक्ट है, कल एंगुलर थी। एंगुलर का नाम सुना है किसी ने? पहले एंगुलर हुआ करती थी, अब रिएक्ट का दौर है। अब जो एंगुलर के बेचारे चीते थे, मास्टर्स हुए थे, उनकी तबाही हो गई। एंगुलर बिल्कुल सफाई हो गई है, एंगुलर का काम ही नहीं है। अब सिर्फ किसका काम है? रिएक्ट का। हो सकता है कि 1-2 साल बाद कोई और लैंग्वेज आ जाए जो रिएक्ट से अच्छी हो, तो रिएक्ट खत्म। तो एक बंदा सोचेंगे, वो बोले नहीं मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो यही करनी है, मैं तो जिंदगी में और कुछ करूंगा ही नहीं, मुझे इसका 100% एक्सपर्ट बनना है। वो कहीं से कोई कोड छाप के भी नहीं लिखता, लेकिन कल अनाउंस हो जाए वही नई लैंग्वेज आ गई, अब सारे लोगों को वही चाहिए, क्लाइंट को ये वाली लैंग्वेज चाहिए, रिएक्ट चाहिए ही नहीं। अब आपका क्या होगा? समझ रहे हैं? लेकिन आपको पता है कि भाई मुझे रिएक्ट आती है, 80% आती है, मैंने कोई ना अपना कोई 2-3 साल इस पर नहीं लगाए हुए, हाँ मैं काम जानता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर कल को कोई नई लैंग्वेज आ गई, मैं उसको सीख के वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। तभी आप इस मार्केट में, तो कहते हैं फ्लोट रहना, सही है। बहुत ज्यादा आपने न्यूज़पेपर्स में सुना होगा, कंपनी इज ट्राइंग टू फ्लोट। आजकल बहुत सारी कंपनीज है जिनके साथ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो वो भी फ्लोट करने की कोशिश कर रही हैं। तो मार्केट में आप रहने के लिए आपको कुछ डिफिकल्ट फैसले लेने पड़ते हैं। सीखना सबको अच्छा लगता है, एक एक चीज़ अच्छी लग जाए तो आप बोलते हो बस मैं यही करता रहूँ, लेकिन हर चीज़ आपके साथ से नहीं हो रही, सही है। तो इसी तरीके से आपको हर चीज़ की टेक्निक्स पता होनी चाहिए, सही है। मुझे नहीं पड़ी कि आप मुझे ये कोड रट के दें, नहीं। आप बोलें सर मैंने एक नई चीज़ सीखी है, ऐसे एक्सटेंशन आप डालें, आप ये चीज़ लिखें, आपकी हेडिंग भी लिख जाएगी, आपका पैराग्राफ भी लिख जाएगा, ये भी लिख जाएगा, मैं बोलूँगा बहुत काम हो रहा है ना, काफ़ी। ये मुझे नहीं पड़ी कि आपको HTML पक्की होनी चाहिए, आपका बस काम होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो ट्रिक सीखना सबसे बेहतर वो अच्छी चीज़ है। हालांकि टीचर्स उसको, जो हमारे स्कूल कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स हैं, वो इसको चीटिंग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई एक सहूलत है, उसको इस्तेमाल करो, ठीक है। वो आप ही के लिए तो बनाई गई है, तभी तो उसको नाम हम फैसिलिटी या सर्विस देते हैं, ठीक है। तो अभी हम पी का टैग बनाते हैं, बहुत सिंपल है। जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की होगी, अब तो उनको ये मजाक लग रहा होगा, ठीक है। तो पी का टैग बनाने के लिए अगेन हम ये वाली चीज़ लिखेंगे, और इसका नाम क्या है? पैराग्राफ। और हमेशा जब भी कोई चीज़ हम लिखेंगे, वो कहाँ लिखेंगे? के बीच में। हमने लिखा दिस इज पैराग्राफ। अब मुझे ये कोड देखना है, तो मैं कैसे देख सकता हूँ? यहाँ पे मैं फोल्डर में आया, तो फोल्डर में paragraph.html और इन आपकी heading.html बनी हुई है। ये मैं फाइलें कहाँ से बना रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, VS कोड के अंदर। तो मैंने paragraph.html को डबल क्लिक किया, तो ऊपर आपको क्या लिखा हुआ है? सिंपल पैराग्राफ, यही है। अब इसको हम थोड़ा सा और कर लेते हैं कि इसके ऊपर हम लोग हेडिंग लगा देते हैं। तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें चेंजेस दिखेंगे, ये तो याद है सबको। हमने रिफ्रेश किया, अब आपको हेडिंग भी दिख रही है और पैराग्राफ भी दिख रही है, सही है। तो अब पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, इसको हम थोड़ी देर में और जल्दी आगे बढ़ाते हैं। जमात का टाइम हो गया है, तो जमात के बाद आते हैं। सेटल डाउन प्लीज, सेटल डाउन हो जाए थोड़ा। अच्छा दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पढ़ा कि हमने हेडिंग इस्तेमाल की, उसके बाद हमने क्या चीज़ इस्तेमाल की है? पैराग्राफ। अब हमें दूसरा पैराग्राफ लिखना है, बल्कि एक और काम करते हैं।
अब ये चीज़ जो की है ये आपकी वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है, तो आप उसको देख लीजिएगा कि ये आपकी फैसिलिटी है। आप लिखेंगे लॉरम 30, तो वो आपको 30 कैरेक्टर्स का एक टेक्स्ट पूरी फजूल में दे देता है। अब ये पता नहीं स्पेनिश है कि फ्रेंच है, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई ज़बान है, तो ये इसको लॉरम एप्सम कहा जाता है। और लॉरम एप्सम जो बेसिकली एक डमी टेक्स्ट है कि ताकि आप वेबसाइट कोई बना रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आता, इस पर आप टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, आप लिखेंगे क्या, सही है, क्योंकि कंटेंट राइटर कुछ और कोई और होता है। कंटेंट राइटर जो है, अगर फर्ज करो कंटेंट राइटर ने अभी तक आपको कंटेंट नहीं दिया है तो आप उसका इंतजार नहीं करते, आप अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर देते। तो लेकिन उसकी जगह पे आप क्या लिख देते हैं, जहाँ जहाँ टेक्स्ट आनी होती है लॉरम एप्स, और उसको लिखने का बहुत आसान तरीका है। आप बेसिकली ये लिखते हैं लॉरम LOREM, और आप उसको बता दें कितने कैरेक्टर्स, जैसे कि आपने 40 कैरेक्टर्स बोले तो वो 40 कैरेक्टर्स की लाइन बना देता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी एक बड़ी टेक्स्ट आ जाएगी, सही है। तो ये थोड़ा सा आपकी डिजाइनिंग के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं। अब मुझे एक नया पैराग्राफ लिखना है, तो क्या करूँगा मैं, एक मुझे न्यू पैराग्राफ लिखना है, तो हम लोग एक न्यू P टैग बनाएंगे। इसकी एक खासियत है, आप एक चीज नोट करें कि आपने पहले ये कौन सा टैग इस्तेमाल किया है, H1 और इस P के बीच में एक स्पेस है, ठीक है, और ये स्पेस इनसे थोड़ा ज्यादा है, इसको हम कहते हैं लाइन हाइट। ये जो लाइन हाइट है ये बेसिकली कहां से ऑटोमेटिकली आ रही है, जब आपने H1 इस्तेमाल किया तो उसको HTML को पता लग गया कि एक सर्टेन हाइट मुझे देनी है। जब आपने P टैग इस्तेमाल किया तो उसको पता चल गया आपको एक सर्टेन हाइट देनी है, ठीक है। तो जब आपने एक P टैग लिखा तो वो ये आया, जब आपने दूसरा P टैग लिखा तो ये आया, और वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ये बात समझ में, अगर आपने यही लाइन इसके अंदर लिख देनी होती तो देखिए क्या होता है, मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, मैंने दूसरा वाला टैग डिलीट कर दिया, और मैंने पहले वाले टैग के अंदर मैं आखिर में गया और मैंने बोला मुझे एक न्यू लाइन बनानी है। मैंने न्यू लाइन बनाई, थोड़ी नीचे स्पेसिंग दी, और वो वाली लाइन मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी। ये लाइन नंबर 2 है, इसको लॉरम 2 लिख देते हैं ताकि पता लगे, ठीक है। अब दिख ऐसा रहा है कि ऐसा ही दिखना चाहिए, एक न्यू लाइन आ रही है, एक थोड़ी स्पेस आ रही है, दिखने में ऐसा ही लग रहा है ना, लेकिन जरा देखते हैं हुआ क्या। आप देख रहे हैं क्या हुआ, ये रही लॉरम 2, यानी जो आपने लाइन कॉपी करी वो कहाँ है, यहां पर है। इसका मतलब है कि जो आपने VS कोड में न्यू लाइन दी, स्पेस दिया, उसका उसने कुछ सुना ही नहीं, सही है, वो आपको पागल समझता है। आप टैग के अंदर स्पेस देंगे, न्यू लाइन देंगे, वो उसको कंसिडर नहीं करता। अब उसके लिए हमारा कुछ तरीकेकार है। पहला तरीका, अगर आपको न्यू पैराग्राफ बनाना है तो हमेशा आप एक नया P टैग बनाएं ताकि वो हमेशा न्यू लाइन बनाए, पहला तरीका। तो हमने दोबारा से इसको वापस लेकर आए हम लोग। ये बात सबको पता है कि वापस कैसे आता है, कंट्रोल दबा के Z, तो कंट्रोल Z दबाएंगे तो वो वापस आता है, कंट्रोल Y दबाएंगे तो वो दोबारा वही वाली चीज कर देता है जो आपने अभी अभी रिमूव कर दी। तो ये आपके छोटे मोटे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। तो अब हम पीछे आएंगे तो आप देखेंगे वो न्यू लाइन वापस आ गई है। वो न्यू लाइन क्यों वापस आई, क्योंकि हम लोगों ने एक नया P का टैग इस्तेमाल किया। अब आप कहते हैं कि नहीं, मुझे तो न्यू लाइन जानबूझ के देनी है, और मुझे वो कहाँ देनी है, फर्ज करें यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ ये न्यू लाइन आए, लेकिन ये मेरी बात तो सुनेगा नहीं। इसको मैं फिर रिलोड करता हूँ, कोई फर्क आया नहीं,
क्योंकि HTML को आपको बताना पड़ता है कि आपको न्यू लाइन देनी है, आपको स्पेस देनी है। जब आप स्पेस देंगे तो वो एक स्पेस काउंट करता है। जब भी आप स्पेस देंगे तो वो एक स्पेस काउंट करेगा, उसके बाद उसको काउंट ही नहीं करता। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे ये एक दफा दबाया, अब काउंट करेगा, वो बोलेगा एक स्पेस है। इसके बाद आपने भले कितनी भी स्पेस दे दी हो, वो उसको काउंट नहीं करेगा। ये HTML की क्वालिटी है, ये जानबूझ के रखा गया है। उसकी वजह क्या है कि ये सारी जो चीजें हैं आपको खुद कंट्रोल करवानी है, किनके थ्रू? टैग्स के थ्रू। ठीक है, एक हम जैसे कि हमने पहले बोला, हमने यहाँ पर एक हमें न्यू लाइन देनी है, लेकिन ये हम हैं किधर? पी टैग के अंदर। अब एक काम ये भी तो हो सकता है कि इधर मैं एक नया पी टैग लगा दूं, मतलब एक पी टैग के अंदर पी टैग लगा दूं तो न्यू लाइन आ जाएगी। क्या बोलते हैं, ऐसा होगा? चलें करते करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पी टैग के अंदर एक पी टैग लगाया हुआ है, लेकिन ये गलत तरीका है। आप एक पी टैग के अंदर दूसरा पी टैग नहीं लगा सकते। इसकी हम लोग टेक्निकल जो इसका बुनियाद है कि ये तरीका क्यों गलत है, वो हम पढ़ेंगे जब हम थोड़ा आगे चलेंगे HTML में। और मैं आपको वो लफ्ज़ बता देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा याद रहे। वो लफ्ज़ है ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। HTML के अंदर ये दो चीज़ें हैं, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट, जिसकी बुनियाद पे ये चीज़ गलत है। आप पी टैग के अंदर एक और पी टैग नहीं दे सकते। इसकी जगह पे आप कर ये सकते थे, ये पी टैग देने के बजाय आप यहाँ पर एक टैग दे सकते हैं। कौन सा? br। अब इसको जरा हम दोबारा देखते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आ गई, एक न्यू लाइन। एक न्यू लाइन तो आई, लेकिन वो स्पेस कम हो गई। क्यों स्पेस क्यों कम हुई? क्योंकि पैराग्राफ की जो लाइन हाइट है वो अलग है। मैंने जैसे कहा कि आप हेडिंग के नीचे देखें, हेडिंग के नीचे ज़्यादा स्पेस दी हुई है। क्यों? क्योंकि वो हेडिंग की क्वालिटी है कि वो एक सर्टेन स्पेस देता है। इसी तरीके से एक पैराग्राफ की हाइट है, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कितना दूर है, ये पैराग्राफ की क्वालिटी है। तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि क्या इस्तेमाल किया? br। कौन सा टैग इस्तेमाल किया? br। अब यहाँ पे एक खास बात आप देख रहे हैं br के अंदर कि ये क्लोज नहीं हुआ। ये चीज आपने नोट की? ये नहीं हुआ कि मैंने यहाँ पे और यहाँ पे अंधेरा है, मैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहा हूँ। आपने एक चीज नोट की होगी कि br में ये टैग नहीं आता। इसका कोई आपको समझ आती है वजह कि ऐसा क्यों है? जबकि हम जब HTML शुरू कर रहे थे तो हमने देखा कि टैग हमेशा एक जगह पे शुरू होता है और एक जगह पे खत्म होता है। तो br को मैंने शुरू किया लेकिन मैंने उसको खत्म नहीं किया। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या? उसका जवाब बिल्कुल सही है कि br एक ऐसा खास किस्म का टैग है जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं आता। आप br के बीच में कुछ भी नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि br का काम सिर्फ क्या है? एक न्यू लाइन देना। वो एक न्यू लाइन देगा, आप इसको कॉपी करके जितनी दफा आप पेस्ट करेंगे वो यहाँ पे बेसिकली न्यू लाइन देता चला जाएगा। इसका और कोई काम ही नहीं है। बस इसका काम क्या है? ब्रेक देना। br फॉर ब्रेक, एक ब्रेक देना, यहाँ न्यू लाइन देना। वो न्यू लाइन को सिंपली क्या कह रहे हैं? ब्रेक। अब इसकी एक और किस्म है, इसी का ही बड़ा भाई है, उसको हम कहते हैं HR।
जब आप HR इस्तेमाल करेंगे तो वो लाइन ब्रेक करेगा, यानी कि एक न्यू लाइन देगा, लेकिन साथ ही साथ क्या दे देगा, एक ग्रे कलर की लाइन। वो किससे आएगी, HR। सही है। एक आप काम कीजिएगा कि अपने साथ ना एक छोटी सी कॉपी, एक पेन लेकर आइएगा। जो ये आप टैग्स पढ़ रहे हैं ना, ये आप लिखते जाइएगा। आप ये टैग लिखें और साथ में लिख देंगे ये करता क्या है। जैसे आपने BR लिखा, साइड में लिख दिया न्यू लाइन। आपने HR लिख दिया, साइड में यूं लाइन बना दी, याद रखने के लिए कि ये लाइन लाता है। ठीक है। आपने P टैग लिखा और साइड में लिख दिया ये क्या बनाता है, पैराग्राफ। आपने H1 लिखा, आपने लिख दिया ये क्या बनाता है, हेडिंग। और आपने ये भी लिखा कि H1 से लेके कब तक होते हैं, H6 तक। हेडिंग के टैग H1 से शुरू होकर कहां खत्म होते हैं, 6 तक। आपने इस तरह का छोटा छोटा एक एक लाइन में नोट्स बनाते जाएं, ताकि जब आपको एक महीना हो जाए, एक महीना गुजर जाए, तो आप वो पेज पीछे करके एक नजर देख लेंगे, तो वो पूरा एक महीने का जो भी काम है वो आपके दिमाग में पूरा रिवाइज हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये काम आप लाजमी कीजिएगा। अब जो समझता है कि उसको ज़रूरत नहीं है, फिर वो उसको तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। फिर वो टेस्ट वगैरह में, असाइनमेंट में पता चल जाता है कि कौन कितना पानी में। तो अभी तक आपने एक नया टैग पढ़ा है HR और BR, जो क्लोज नहीं होते। तो इनको हम एक मखसूस नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। सही है। सेल्फ क्लोजिंग टैग, जिसका उर्दू में मतलब होगा ये खुद ब खुद बंद हो जाता है। सिंपल, सेल्फ क्लोजिंग टैग। एक किस्से में टैग की जिसमें आपको इसकी क्लोजिंग वाला टैग बनाना नहीं पड़ता, और उसकी वजह हमने थोड़ी देर पहले एक लड़के से सुनी कि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं आता, तो इसका कोई क्लोजिंग टैग बनाने की जरूरत नहीं है। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग सिर्फ ये नहीं है, सेल्फ क्लोजिंग टैग में कुछ और टैग्स भी हैं, लेकिन उनको अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको थोड़ा सा वापस अपनी जगह पे लाते हैं और हम देखते हैं कि हमारी एक हेडिंग है और हमारे 2 पैराग्राफ हैं। आप एक काम कीजिएगा, ठीक है, आपकी सहूलत के लिए, कि उल्टे हाथ पे आप ये चीजें देख रहे हैं। ठीक है। अभी आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आप चेंज कर रहे हैं, आपको पहले कंट्रोल सेव करना पड़ रहा है। कंट्रोल सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ रहा है। ख्वारी है, टाइम भी ज्यादा हो रहा है, ख्वारी भी है। इसका एक हल हो सकता है, आप ये वाली चीजें देखें, इनमें सबसे आखिर वाले डब्बे बने हुए, इस डब्बे पे आप क्लिक रखेंगे तो क्या कह रहा है, एक्सटेंशन। क्या कह रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये चीज ऐसे खुल के आएगी। आपने यहां पे लिखना है लाइव सर्वर। क्या लिखना है, अभी हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो ये दिखा नहीं रहा, तो ये अभी काम में आपको करके दिखा नहीं सकता। तो लाइव सर्वर एक बेसिकली एक्सटेंशन है, वो हम लोग इधर इंस्टॉल कर लेते हैं अगर हमारे पास इंटरनेट होता। तो एक बंदा जाके उनको बोल सकता है कि इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा, कोई लास्ट में जो बैठा हो। हाँ मैंने उसको, चल रही है उसकी लाइटें तो आ रही है, ये कनेक्टर वो पीछे लगा
अब जब तक ये नेट चलती है, नेट लग रहा है, हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। एक सिंपल सी चीज़ है, आपने बोल्ड और इटैलिक तो